जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से। जावेद साहब, वक़्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज हम ज़रा कुछ बात करेंगे, ये कासिम अली शाह साहब और इमरान खान साहब और उनके हामियों के दरमियान ये जो एक जंग शुरू हो गई है चंद दिन से, इस पर। लेकिन थोड़ी-सी तमहीद अगर मैं बाँधूँ, मैं सोच रहा था इस सारे मामले पर जावेद साहब, तो मुझे याद आ रहा था कि हम जब अखबारों में काम किया करते थे, तो इश्तिहारों वाले सफ़े पर अक्सर कुछ लोगों के इश्तिहार छपते थे छोटे-छोटे कि मैं इस काम का माहिर हूँ, मैं इस काम का माहिर हूँ, मुझसे राब्ता करें। कई डॉक्टर्स और वकील, मुझे याद है कि अखबार के उन सफ़ात को इस्तेमाल करके छोटे-छोटे इंटरव्यूज़ देकर जो है उन्होंने अपने पूरे करियर्स बना लिए। जब से सोशल मीडिया आया है तो ये लगता है काम बड़ा आसान हो गया है कि अब आप खुद अपने सोशल मीडिया पेजेस बनाएँ, खुद अपने आप को प्रमोट करें, कहीं से मोटी-मोटी किताबें पढ़ें, उनका तर्जुमा करके लोगों के सामने पेश कर दें, शायरी मोटी-मोटी किताबों के उन्वान पढ़ें सर। उन्वान पढ़ें। अच्छा जी, मुझे तो ख़ैर ये भी समझ नहीं आती कि कोई खुद अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कैसे कह सकता है? भई कोई और आपको कहे तो बात समझ भी आती है, लेकिन मैं खुद ही अपनी तारीफ़ें किए जाऊँ, ये मुझे समझ नहीं आती। लेकिन बहरहाल कासिम अली शाह साहब एक ऐसे ही कैरेक्टर हैं जिन्होंने इसी तरह जो है वो अपनी दुकानदारी चमकाई है। लाखों की तादाद में उनके फ़ॉलोअर्स हैं, बड़े कामयाब हैं वो। एक ज़माने में वो उस्ताद थे, पढ़ाया करते थे, फिर वो इस लाइन में लग गए, अब वो सोशल मीडिया की एक सेलिब्रिटी हैं। उन्होंने अपने कुछ तालीमी इदारे, कुछ ये जो पब्लिकेशन हाउस है, वो भी शुरू कर रखा है। वो लेक्चर देते हैं मुख्तलिफ इदारों में जाके, उसके भी वो पैसे चार्ज करते हैं लोगों को अच्छी-अच्छी बातें बताने के। मुझे ज़ाती तौर पर तो वो कभी कोई इतनी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी नहीं लगे, ना उनकी जो गुफ्तगू थी जिसको वो मोटिवेशनल टॉक बताकर लोगों के सामने पेश करते हैं, वो भी मुझे बड़ी सतही किस्म की गुफ्तगू लगती थी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी, कम से कम मेरे लिए जिससे आप कुछ सीख सकें। लेकिन बहरहाल उनकी पॉपुलैरिटी में कोई शुबा नहीं है। और इवेंचुअली जब आप इस तरह कामयाबी हासिल करते रहते हैं और उसकी बुनियाद कोई ठोस नहीं होती, तो ऐसा लगता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं और किसी ना किसी ऐसी दीवार में जाकर टक्कर मार देते हैं जिससे आपको बचकर गुजर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही कासिम अली शाह साहब के साथ भी हो गया है। एक दिन अचानक उनकी तस्वीर और एक छोटी सी वीडियो आई इमरान खान साहब के साथ कि वो ज़मान पार्क के घर में उनसे मिल रहे हैं और बड़ी अजीब किस्म की बॉडी लैंग्वेज थी उनकी। वो ऐसे लग रहा था सोफे से गिरने वाले हैं। फिजिटी किस्म के उनके मूवमेंट थी। बड़े नर्वस वो नज़र आ रहे थे। इमरान खान साहब से गुफ्तगू में वो ये भी सुनते पाए, मतलब कहते पाए गए, हमने सुना कि जी अगर मैं आपसे टिकट माँगूँ तो क्या आप मुझे टिकट दे देंगे? और इमरान खान साहब ने कहा कि हाँ, हाँ, बिल्कुल, हमें तो आप जैसे लोगों की बड़ी ज़रूरत है, हम आपको ज़रूर टिकट देंगे। अच्छा, अगले ही दिन वो जा पहुँचे शहबाज शरीफ साहब के पास, उससे अगले दिन जा पहुँचे वो परवेज़ इलाही साहब के पास और उन्होंने कहा कि मैंने इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला शुरू किया। अभी तक उनका ख़ैर इमरान खान साहब के साथ इंटरव्यू सामने नहीं आया है, लेकिन चंद ऐसी गुफ्तगू, कुछ कुछ ऐसे टुकड़े उनकी गुफ्तगू के इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने तकाबली जायजा पेश किया इन तीन पर्सनैलिटीज का। इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि ये ख्वाब ज्यादा दिखाते हैं, ये जो है ये क़यामत के फैसले जो हैं वो इन्होंने दुनिया में करने शुरू कर दिए। इस किस्म की वही लफ़ाज़ी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपना बतौर मोटिवेशनल स्पीकर करियर बनाया है। अब ऐसा लगता है वो उनके गले पड़ गई है, क्योंकि इन बातों को सुनकर जो इमरान खान साहब की टाइगर फ़ोर्स उसको कहें या सोशल मीडिया पर उनका फ़ैन क्लब कहें, वो उनके पीछे पड़ गया है और उनके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उस पर भी नेगेटिव रिव्यूज दिए जा रहे हैं, उनके वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जा रहे हैं। और अब तो बात यहां तक पहुंच गई कि उस्मान डार साहब जो ऑफिशियली पीटीआई टाइगर फोर्स को हेड करते हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर दी है जहां पर उन्होंने ये कहा कि मुझे पता चला कि ये सियालकोट में आया है चेंबर ऑफ कॉमर्स में, और अगर मुझे पता होता
तो मैं तो इसका अंडों और टमाटरों से इस्तकबाल करवाता। यानी ये पार्टी के ओहदेदारों का हाल है, और फिर ये लोग कहते हैं कि जी नहीं नहीं, हमारा तो बतौर पार्टी इस किस्म की हरकतों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इन दोनों पहलुओं पर आज आवाज उठानी चाहिए। एक तो इस किस्म के जो कैरेक्टर जो पॉपुलैरिटी हासिल कर लेते हैं, मैं जाती तौर पर इनसे ज्यादा इनके पीछे चलने वालों का कसूर समझता हूं कि ये तो वो मजमेबाज हैं, मजमा लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप खड़े होकर उनका सौदा खरीदना शुरू कर देते हैं और उनकी दुकान चलना शुरू हो जाती है, तो वो क्यों आपको बताएंगे कि मेरे पीछे ना लगें। दूसरी तरफ ये जो हमारी सियासी जमात है जो दावेदार है इस बात की कि जी हमने रियासत मदीना बनानी है, रियासत मदीना में वो इस तरह लोगों की जिंदगी जीरन करेंगे, अगर कोई उनसे इख्तलाफ का फैसला कर ले, कि जी फिर उसको, उसके घर वालों को, उसकी अगली पिछली नस्लों को नहीं छोड़ेंगे। क्या कहते हैं आप इस पर? बहुत शुक्रिया अवैस सलीम साहब। देखिए, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर का जो कॉन्सेप्ट मेनली तो यूरोपियन सोसाइटी से हमने मुस्तार लिया। हम्म, वहाँ ये था कि क्यों मोटिवेशनल स्पीकर्स को क्यों लाया गया? अच्छा, मैंने वैसे उसके पीछे वहां पर इतने अरसे में रहते हुए कभी किसी को खुद अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हुए नहीं देखा। यहाँ अगर हम बात जेन्युइन और इनजेन्युइन वो जो दूसरे हैं, उनकी ना करें, सिर्फ ये कि ये आइडिया कहाँ से दिया गया? हम्म, ये वहाँ से आइडिया लिया गया और वहाँ क्यों इंट्रोड्यूस क्यों किया गया ये मोटिवेशनल स्पीकर? अगर ये देखें, उसका मकसद क्या था? जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, इसमें मज़दूर का खून किस तरह से निचोड़ना है कि वो उसका मज़ा ले, अपनी मज़दूरी का, और वो मज़ीद भाग-दौड़ करे और इस अपने काम में इस तरह से लगा रहे कि किस तरह से कंपनी को चमका देना है, कंपनी को आगे लेके जाना है और मेरी एफर्ट जो है, वो काम आएगी। इस मकसद के लिए मोटिवेशनल स्पीकर आके उन्होंने आकर अपनी कहानी सुनानी, मावराई किस्से सुनाने इस किस्म के कि ज़िंदगियाँ किस तरह से बदलती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी उसी तरह से स्टैग्नेंट रहती है, लेकिन उसका फ़ायदा किसी और को मिल रहा है, तो उस कैसे आपको उलझा देना कि आप वहाँ से उठ के जब वापस जाएँगे, तो आपने सोचना है कि जनाब मैंने तो इस तन, मन, धन की बाज़ी लगा देनी है अपनी कंपनी के लिए या किसी भी इदारे के लिए। मोटिवेशनल स्पीकर्स का एक पूरी कैरियर ट्रेजेक्टरी होती है, कामयाबियों की एक तफसील होती है। सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपको अच्छी बातें बताते हैं कि आप कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। और उनका इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये फिर आइडिया यहाँ हमारे यहाँ लाया गया। अब इसको किस तरीके से वो करना था कि यहाँ भी लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। उसके अंदर तसव्वुफ़ और वो जिस तरह से हमारे यहाँ पीटीआई का हमने एक फ़िक्रा बड़ा मशहूर हुआ था कि मज़हबी तड़का लगाएँ जनाब, मज़हबी टच दें। उस मज़हबी तड़का और साथ-साथ ये जो आपकी तसव्वुफ़ की जो बातें हल्की-फुल्की, और इससे पहले मैंने आपकी आपकी तमहीद के दरमियान आपको थोड़ा-सा टोका था, वो ये कि मोटी-मोटी किताबों के भी उन्वानात जो अपने सामईन के सामने पढ़ के सुना देना और उसमें से एक आधी कोटेशन कि हम्म, मैंने उस किताब में ये पढ़ा और उस किताब के अंदर जो कहा जा रहा था, वो उसका आपको मैं निचोड़ बता देता हूँ। निचोड़ नहीं, क्या होता है कि बल्कि जो है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करना और अक्सर औकात ये कहना कि ये मेरे ख्यालात है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। जी, बिल्कुल। अब ये कहानी इस तरह से है कि गैर महसूस तरीके से किसी की पैट्रोनेज के तहत ये काम चल पड़ा। अब जिस तरह से कासिम साहब की जो तस्वीर आई, जो सामने आई और उसके बाद एक कहानी चल पड़ी कि वो कभी वो टिश्यू उठा रही हैं। उनकी तो शख्सियत का पहलू ये था कि वो लोगों को वो कर देते थे मेस्मराइज़ करके अपनी गुफ्तगू से ऐसा कोई सहर अंगेज़ किस्म का। अरे जावेद साहब, मुझे आप बताएं ना कि मैट्रिक और इंटर के बच्चों के सामने आप जाके कुछ भी बोल दें,
और हमारे यहाँ जो कल्चर है कि इस एज में लाओ वाली किस्म की शख्सियत होती है ज्यादातर बच्चों की, और आप अगर एक सूट टाई पहन के और अच्छी सी गाड़ी से उतर के और चंद मोटे मोटे अल्फाज उनके सामने इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो करने का कल्चर वैसे ही नहीं है। ऊपर से सोशल मीडिया, बस सब डुगडुगी बजाना शुरू हो जाते हैं, हर कोई इस किस्म की चीज जो है वो आगे फॉरवर्ड करना शुरू हो जाता है और चल सो चल हो जाता है फिर। देखिए, इंटेलेक्चुअल जो आपका जो कैलिबर है, इसको मापने के पैमाने तो हमारे यहाँ ये हैं कि जो जिसने 3-4 टर्मिनोलॉजीज़ बोल देनी है और जार्गन्स बोल देने हैं, उसके बाद जो सामने जिस एज ग्रुप का आपने ज़िक्र किया है, ये मासूम तो फौरी तौर पे इम्प्रेस हो जाते हैं। ये कहते हैं कि यार क्या बात करके गए हैं, हमारी तो ऐसे लग रहा है कि ज़िंदगी तब्दील हो जाए। अब कहानी ये है कि आपने तो पहले शुरू में ये भी बात की कि ये जो स्पीकर्स हैं, ये जिस मकसद के लिए आते हैं, एक तो चलो जी कॉर्पोरेट सेक्टर में तो गए, ये जो जब इन नौजवानों के पास जाते हैं, उसके लिए जिस नौजवान की तनख्वाह 30, 40, 35 हज़ार और उसको बड़ वो किया जा रहा होता है, पंप किया जा रहा होता है कि यार तूने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अपनी एक एंट्री जिसके लिए वो बार-बार घड़ी भी देख रहे होते हैं, मेरा भी इत्तेफ़ाक हुआ इनको सुनने का। वो उस घड़ी के जो मिनट्स जो चल रहे होते हैं, उसका कितना ज़्यादा चार्ज कर चुके होते हैं और क्वेश्चन्स के रिलेटेड वो ये बात करते हैं कि आपने सबने इकट्ठे 3-4 क्वेश्चन आप लोग अपने पूछ लें, मैं उसका एक जामे को आपको जवाब दे दूँगा, जो सबका मकुटब देगा, जो सबको जनाब राम कर देगा। वो एक ऐसा मलगूबा सा तैयार करके उनके ऊपर ऐसे फेंक दिया जाता है, जिसको ना किसी को समझ आती है कि ये जवाब क्या था, ये किस तरफ हमें लेके गया। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जाता है कि जनाब अगर जब आप इस महफ़िल से उठेंगे, तो आप कुछ न कुछ लेके जाएँगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस महफ़िल के बाद या इस गुफ्तगू के बाद आप कल से जब आएँगे, आपके अंदर एक और इंसान वैसे हो। वैसे जावेद साहब, इस तरह के जो कैरेक्टर हैं, इन्होंने पीटीआई सोशल मीडिया की उठान में भी बड़ा किरदार अदा किया है। उनके फेक पेजेस बना बना के, उनकी कोटेशंस इस्तेमाल कर करके इमरान खान को पता नहीं क्या क्या साबित किया है पीटीआई के फॉलोअर्स ने। तो मैं ये सोच रहा था कि फर्ज करें कि कासिम अली शाह के सर में ये ना समाती, जो कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ये कीड़ा पता नहीं क्यों कुलबुलाता है लोगों के अंदर, कि हर एक को सियासत में जाके घुसना है। भाई, आपका जो मैदान है आप उसके अंदर महदूद रहे, नहीं वो जरूर करना है वहां जाके, अपनी एक्स्ट्रा प्रमोशन और प्रोजेक्शन करनी है। फर्ज करें कि उस मुलाकात के बाद कासिम अली शाह एक वीडियो बनाते और कहते हैं कि मैंने तो इमरान खान जैसा लीडर देखा ही नहीं है दुनिया में, और जो बातें उन्होंने की हैं बस उन पे आंखें बंद करके अमल करें और फला पाएं। तो फिर पीटीआई का सोशल मीडिया क्या कर रहा होता? फिर तो जनाब तारीफों के पुल बांध दिए गए होते और उनके खिलाफ कोई भी किए जाने वाली बात जो है उसके ऊपर ऐसी गालम गलोच होनी थी कि आपको मजा आ जाना था कि ये किस लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर जो है उन्हें मिले थे और उनके खिलाफ भी बात की गई। हमारे यहाँ तो जो वो क्या कहते हैं कि मीठा मीठा हपहप जो चीज आपको भाती है, जो आपके मिजाज के खिलाफ कहीं जाती है, फौरी तौर पे वो आपको बुरी लगने लग जाती है। मेरा ख्याल से वैसे तो बहुत काया और बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, यहाँ आके वो वाकई गलती कर बैठे वो हैं मु- कि मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में जो है ना वो गलत सौदा उन्होंने बेच दिया है। बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, जैसे मैं कह रहा था, कि वो जो बड़ी बड़ी अखलाकियात की और रियासत मदीना की बातें करते हैं, उन पर भी मेरा ख्याल है कि ये रिफ्लेक्ट करता है बड़ी अच्छी तरह से कि उनकी असल क्या है। और मेरे ख्याल से अगर उनके ज़हन में कोई प्लान सपोज़ होगा भी सही कि ये किसी तरीके से टिकट यहाँ का नहीं तो सेनेट का या कहीं और का, अब वो चांसेस उनके वैसे नहीं रहे। अब हम्म। वो अगर वो ये कोई प्लान उनके ज़हन में किसी हिस्से में होगा, तो अब वो वाली बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से वो आपने उस्मान डार का कहा, तो वो उनका तवाज़ुन मेरे ख़्याल से अब वो इस तरह से करने के लिए तैयार बैठे। बिल्कुल, और बढ़िया। ये एक आप खुद ही वो
कोटेशन सुनाते हैं। वैसे तो इकबाल ज़री जो है ना, मुझे तो इकबाल ज़री से मुझे ये नहीं समझ आती, हर बंदे के इकबाल ज़री बैठ के वो 10-20 लिख सकता है दिन और के अंदर। उस शख्स के नाम से इकबाल ज़री मंसूब कर दिए गए हैं जिसको खुद भी शायद पता नहीं होगा कि मैंने ये बात कभी कही है। जी हाँ, वो उसको पता नहीं है। हमारे भी एक दोस्त हुआ करते थे, वो कहते थे मैं नींद में इकबाल ज़री लिख देता हूँ, सुबह उठ के मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार मैंने क्या लिख बैठा हूँ। वो तो मैं मुझे आपके बात कर रहा मुझे याद है कि मैट्रिक के इम्तिहानी पर्चे में वो जो शेरों की तशरीह आया करती थी ना, तो हमारे कुछ दोस्त वो शायरों के नाम वैसे ही लिखाते थे और शेर उनसे मंसूब करके लिखाते थे उसमें तशरीह में। हम उनसे पूछते थे कि भाई ये तुम क्या करके आए हो? तो वो कहते थे वो जो एग्जामिनर है वो कौन सा ढूंढता रहेगा जाके कि ये शेर वाकई उसने कहा भी है या नहीं। जी, इस किस्म की इत्तफ़ाक़ात वैसे मुझे वाक़ई बिल्कुल ऐसी मिलती-जुलती मुझे भी कहानियाँ याद हैं, बल्कि मेरा जिस तरह से नाम है ज़रा मोटा-सा उसका सौती असर है। मेरा एक दोस्त मेरा नाम लिख के आ जाता था कि कि उनके मुताबिक ये इस तरह से है। ख़ैर वो आप ही एक मिसाल इंग्लिश में सुनाया करते हैं जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से बनता है कि एक वक़्त में सबको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल। यू कैन तो यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। एग्ज़ैक्टली तो यहाँ भी मेरा ख़्याल से इस किस्म का कोई कहानी चल पड़ी, ऐसा ही कुछ हो गया। बिल्कुल, बस ये जो है ना इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये तो ये जो मामला हुआ है, ये जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनकी कलई भी खोलता है और जो ये सब कुछ दुरुस्त करने के दावेदार हैं, उनके चेहरे से भी काफ़ी पर्दा उठाता है। मेरा ख़्याल है कि इख्तिलाफ़ राय की गुंजाइश होनी चाहिए और वो लोग जो सतही बातों को सुनकर किसी के पीछे लग जाते हैं, उन्हें भी अपने तर्ज़ अमल पर ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए। इन तमाम बातों पर हम गुफ्तगू करते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। आज इतना ही। जावेद साहब वक़्त देने के लिए आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं, सबका बहुत-बहुत